नमस्कार। आप सबों का हमारी चैनल पर स्वागत है। आज हम नेपाल क्राइसिस के बारे में चर्चा करेंगे, जो आज से 2 महीने पहले घटनाएं हुई थी जो नेपाल में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम देखेंगे कि वो क्राइसिस क्यों हुआ, क्या अंडरलाइंग कॉजेज़ थे। इमीडिएट कॉज तो सब जानते हैं कि डिजिटल बैन जो किया गया था, सारे जो सोशल मीडिया के साइट्स हैं उसको बैन कर दिया गया था। लेकिन समहाउ देयर आर डीप अंडरलाइंग कॉजेज़ फॉर दिस काइंड ऑफ crisis where the government got changed, interim government has been formed. तो उसके बारे में आज हम जानेंगे, उसको समझेंगे और उसका इम्पैक्ट हम हमारा नेपाल जो है, हमारा नेबरहुड है, हमारा ओपन बॉर्डर पॉलिसी है हम दोनों के बीच में, तो इंडिया के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके रीजंस क्या है, इस क्राइसिस के रीजंस, कारण क्या क्या है। तो इमीडिएट जो ट्रिगर आप लोग सभी जानते हैं, डिजिटल मीडिया के ऊपर बैन लगाना, सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगाया गया। गवर्नमेंट ने, नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर बैन लगा दिया, इंक्लूडिंग मेटा, एक्स, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग जो यूथ यूज करते हैं। तो अचानक से नेपाल में लोग सड़कों पर आ गए, वायलेंस स्टार्ट हो गया, सरकार के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। एक तो आप देख सकते हैं कि एक कारण ये दिखाता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है, दे आर एडिक्टेड टू सोशल मीडिया साइट्स। इंटरनेट, जो जेन जी जिसको हम कह रहे हैं, जेन जी का मतलब होता है 15 से 25, 15 टू 25 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, और कंसेप्चुअली जिनकी भी अपब्रिंगिंग वैसे समय में हुई है जब सोशल मीडिया का प्रचलन स्टार्ट हो गया था, सोशल मीडिया आ गई थी। मोस्टली 95 के बाद के बॉर्न लोग, 2000 के अराउंड बॉर्न लोग, उनको आप कह सकते हैं कि जेन जी हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना काफ़ी समय बिताते हैं। तो डिजिटल बैन जो ट्रिगर हो गया, जिसकी वजह से इसको डिजिटल सेंसरशिप के रूप में लोगों ने उसको जाना समझा। लोगों ने इसको, सरकार कह रही थी कि हमने एक रेगुलेशन लाया है डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। हमारे पास प्रावधान है जिसमें हमने टाइमलाइन दिया था कि सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स को कि आप हमारे यहाँ रजिस्टर करें और रजिस्टर करके और हमारे नॉर्म्स को कंप्लाई करें, तभी हम आपको अपने कंट्री में ऑपरेट करने देंगे। बट समहाउ सोशल मीडिया साइट्स ने रजिस्टर नहीं किया। ये गवर्नमेंट ने कारण बताया कि हमने, दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव ब्लॉक्ड सोशल मीडिया को हमने बैन क्यों किया है। लेकिन यूथ जो है, जेन जी जो है, वो इसको ऐसे लिया कि ये डिजिटल सेंसरशिप है। दिस इज बिकॉज लोग गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर एक मंथ पहले, जस्टिस रिवॉल्यूशन से पहले, नेपो किड्स फेनोमेनन नेपो किड्स फेनोमेनन ट्रेंड हो रहा था। हैशटैग जो आप लोग यूज करते हैं, हैशटैग नेपो किड्स यूज हो रहा था। नेपो किड्स उनको कह रहे थे जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं, किथ एंड कीन्स हैं, वो अपने लैविश लाइफस्टाइल्स को, फॉरेन में वो लोग पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, और इस लाइफस्टाइल को वो लोग शोकेस कर रहे हैं सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पे, अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपने फोटो वीडियोस को अपलोड करके, जिसे नेपोकिड फेनोमेनन कहा गया। कि एक तरफ तो आप देखिए कि नेपाल में इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोगों के पास फिनेंशियली वो लोग क्राइसिस झेल रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पोवर्टी है। और दूसरी तरफ, एक तरफ है जहाँ पे इलीट्स, पॉलिटिकल इलीट्स हैं, उनके बच्चे ब्रांडेड लैविश लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड वॉच पहन रहे हैं, लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, प्रिविलेज्ड लाइफस्टाइल, जिसको नेपोकिड फेनोमेनन कहा गया। और जब ये ट्रेंड हो रहा था, सोशल मीडिया पे लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बातें कर रहे थे। तो जिन जी ने इसको लिया कि सरकार के खिलाफ जो बातें लिखी गई हैं ऑनलाइन, उसी की वजह से, ड्यू टू दैट रीजन ओनली, दे हैव बैंड सोशल मीडिया। तो इमीडिएट ट्रिगर तो सोशल मीडिया बैन था, बट देर आर सर्टन स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, अंडरलाइंग फैक्टर्स। आप कह सकते हैं कि नेपाल की क्राइसिस की जो वजह बनी, दिस वाज नॉट जस्ट सोशल मीडिया बैन, बट देर इज अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन, इकोनॉमिक कॉज हैं जो डीप रूटेड हैं वहाँ के प्रॉब्लम में।
कई सालों से ये समस्या झेल रहे हैं वहाँ के लोग। ये मेन रीजन है वहाँ के सत्ता में परिवर्तन और नेपाल की क्राइसिस का। तो अंडरलाइंग कॉजेज में आप देख सकते हैं कि करप्शन, मैसिव स्कैम्स, apparent immunity enjoyed by high ranking political leaders के बीच में काफ़ी करप्शन बढ़ गया था। लोग स्कैम्स जो हो रहे थे, गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड जो डील हो रही थी, माइनिंग से रिलेटेड जो डील हो रही है, उसमें काफ़ी करप्शन बढ़ गया था। और समहाउ पॉलिटिकल लीडर्स इम्प्यूनिटी एंजॉय कर रहे थे, उनको कोई सजा नहीं हो रही थी, वो अपने पोजीशन, पावर पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये एक मेजर कॉज जो है, जो लॉन्ग टर्म से नेपाल को परेशान कर रहा है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, उसी में स्ट्रक्चरल एंड इकोनॉमिक जो फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों में है काफी ज्यादा। वहां पे जो नेपाल की जो इकोनॉमी जो चल रही है, उसमें मोस्टली लोग कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। वहां पे इमिग्रेशन की समस्या बहुत ज्यादा है, वहाँ के लोग बाहर जाते हैं और फॉरेन से जो रेमिटेंस आते हैं उससे उनकी इकोनॉमी चल रही है। काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ से माइग्रेट कर गई है बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। और वो इंडिया जैसे देश में, इंडिया या फिर अपने अरब कंट्रीज में यहाँ वो जाते हैं और वहाँ से रेमिटेंस आता है। उसी रेमिटेंस की वजह से वहाँ की इकोनॉमी, वेलबींग आप कह सकते हैं कि उसमें कंट्रीब्यूट करता है बहुत ज़्यादा। तो नेपाल के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक में आप देख रहे हैं। और दूसरा जो सबसे जो वहाँ का मेजर इश्यू है वो है पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर हम देखें तो 2008 में वहाँ से मोनार्की को हटा के हमने वहाँ डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की नेपाल में। नेपाल में 2008 में डेमोक्रेसी आया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। 2015 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, जिसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, उन्होंने ऐसी सिस्टम रखी है कि वहां पे किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आ पा रही है। तो समहाउ कोएलिशन गवर्नमेंट का नॉर्म है वहां पे, मल्टी पार्टी एक साथ मिलके कोएलिशन गवर्नमेंट बना रहे थे। और कोई भी कोएलिशन अपने पूरे टर्म को पूरा नहीं कर पाया। 2008 टू 2025, 17 ईयर्स में 14 टाइम्स गवर्नमेंट गॉट चेंज्ड। तो ऐसा प्रतीत होता है कि म्यूजिकल चेयर पे बैठे हैं सब लोग, एक चेयर से दूसरे चेयर पे उठ के जा रहे हैं और पावर चेंज हो रहा है। 6 महीने भी एक सरकार कंप्लीट नहीं कर पा रही है, हर एक 6 महीने, एक साल में सरकार बदल जा रही है, गवर्नमेंट चेंज हो जा रहा है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी होगी तो लॉन्ग टर्म विजन को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लोगों को जो आप लॉन्ग टर्म विजन दिखाए हैं, लॉन्ग टर्म प्रोमिस किए हैं, सरकार अनफेल टू डिलीवर देयर प्रोमिस। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट्स नॉट जस्ट एन ईयर or so, but it's more than 17 years now that Nepal has established democracy, and democracy में जो उनका विजन था लॉन्ग टर्म, उनके डिमांड्स थे, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो समराइज करते हैं कि ये जो क्राइसिस था उसके पीछे के जो कारण क्या थे। तो जो जेन जी लेड मूवमेंट जो था, उसके पीछे systemic failure of governance, economic stagnation and deep seated corruption among political elites, ये आपका मेन, आप कह सकते हैं कि समरी में आप कह सकते हैं कि क्राइसिस के रीजंस क्या थे। अब वहां पे नेपाल, जो हमारे इंडिया से सटा हुआ नेपाल है, वहां पे अगर आप देखेंगे तो हिमालय नॉर्थ में उनके बॉर्डर है। हिमालयन बॉर्डर से ऊपर नॉर्थ में चाइना से, चाइना का जो बॉर्डर है, हिमालय वहां पे है। अगर आप नेपाल को कैटेगराइज करेंगे तो 3 पार्ट में उसको हम लोग देखते हैं। एक तो हिली टेरेन जो नॉर्दर्न हिमालय है, जिसमें मोस्टली जो अपर एलिट्स हैं, पॉलिटिकल एलिट्स हैं, वहाँ पे उनका पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, हिल एलिट्स उनको बोलते हैं। 31% ऑफ द नेपाल पॉपुलेशन जो आप कह सकते हैं वो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, जो इंडिया के टर्म में अगर आप देखें तो अपर कास्ट के ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, ठाकुरीज हैं। ये वहाँ पे 31% पॉपुलेशन उसका कंप्राइज करते हैं नॉर्दर्न हिली रेंज में। और यही लोग मोस्टली पॉलिटिकल पावर कैप्चर किए हुए हैं। उसके फर्दर आप साउथ में आइए तो वैली रीजन आता है, उसके बाद तराई आता है। तो वैली रीजन में जनजाति लोग हैं, जनजाति हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो भी ऑलमोस्ट 31% के अराउंड है।
और जो नेपाल के बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से जो नेपाल लगता है, उस बॉर्डर एरिया, जो तराई एरिया है, जो प्लेन एरिया जो आता है, वहाँ पे मधेसीज हैं जिनका इंडिया के साथ काफ़ी गहरा कनेक्शन है, कल्चरल लिंक है, शादी ब्याह सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो वहाँ मधेसीज ऑलमोस्ट 28% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे एक तो स्ट्रक्चरल एनोमली ये है कि सारे जो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं और मधेसीज हैं, उनके बीच पावर शेयरिंग इक्वल फुटिंग पे नहीं है। पॉलिटिकल जो पावर जो है कैप्चर किया गया है नॉर्दर्न एलिट्स के द्वारा, जो हिल एलिट्स हैं उनके पास पावर है, पॉलिटिकल पावर्स। ये तो हो गया डेमोग्राफी की बात। उसके बाद अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो वहाँ पे कई सारे आइडियोलॉजी आज के डेट में है। एक तो माओइस्ट वाली, जो माओइस्ट सेंटर कम्युनिस्ट पार्टी जो है, वो माओइस्ट से इंस्पायर्ड है, जो चाइना में माओ से, तो माओ वाले लीनिंग वाले एक एक पार्टी है। दूसरी पार्टी यूएसएसआर वाली है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये लेनिन वाली पार्टी है, तो वो भी एक कम्युनिस्ट पार्टी ही है। दो फैक्शन इसी में है। इसके अलावा नेपाल कांग्रेस है। इसके अलावा फिर मधेसीज ने भी अपनी पार्टीज बना ली है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम है वहां पे। मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बाद नेपाल ने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मिक्स्ड सिस्टम को चुना है। 165 सीटों पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और 115 सीटों पे, 110 सीटों पे लिस्ट सिस्टम रखा है उन्होंने। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंडिया की तरह है, जहां पे जिसको सबसे ज्यादा वोट आया, ये हम नहीं देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कितना है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला उसको विनर मान लेते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक व्यक्ति चुना जाएगा। लिस्ट सिस्टम क्या होता है कि लिस्ट सिस्टम में कैंडिडेट्स चुनाव नहीं लड़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज मेन आपस में कॉम्पीट करते हैं और वो एक लिस्ट जारी करते हैं कि अगर हम जीते तो ये हमारे कैंडिडेट्स होंगे। मान लीजिए 100 का लिस्ट उन्होंने जारी किया और उनको जो वोट मिलता है, वोटिंग परसेंटेज फिर देखा जाता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज को वोटिंग शेयर्स कितने हैं। अगर मान लीजिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 25% वोट शेयर मिलता है, तो उनको 25% सीट दी जाएंगी। तो वो 25% लोग कौन होंगे? तो उस 100 में जो लिस्ट है उसमें से टॉप 25 उनके चुने जाएंगे। 25 को हम विधायक या एमपी बना लेंगे, उनको सांसद जैसा पद दे देंगे। तो ये पार्टी डिसाइड करती है कि हमें अगर 25% वोट मिलेगा या 30% वोट मिलेगा, इसमें एक कैंडिडेट के हिसाब से नहीं होता है। पार्टी को जितना परसेंटेज ऑफ वोट शेयर मिला उसके हिसाब से कैंडिडेट फिक्स होती है। अब इसमें क्या है कि इवन 5% वोट शेयर एफपीटीपी में, मान लीजिए किसी को 5% मिलता है, 10% मिलता है, वो हार गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक व्यक्ति जीता, आराम से आ गया। अब लिस्ट सिस्टम में होता क्या है कि कोई छोटी पार्टी भी अगर है, उसको अगर 5% भी अगर वोट आता है तो उसको 5% सीट मिल जाएगी। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में होता क्या है कि मेजॉरिटी पाने में फिर डिफिकल्टी है, क्योंकि सारे पार्टियों को सीट्स मिल जाएगी, कोई भी वोट उसमें वेस्ट नहीं होता है। 5% वोट शेयर वाले को भी आप सीट अलॉट कर देंगे लेजिस्लेचर में। तो नेपाल ने मिक्स सिस्टम चुना है और इस मिक्स सिस्टम की वजह से भी वहां पे मेजॉरिटी नहीं आ पाती है। किसी एक सिंगल पार्टी को आज तक मेजॉरिटी नहीं आई है। और कोalition गवर्नमेंट का मतलब आप जानते हैं, इंडिया को भी कोalition का एक्सपीरियंस है। 90s में इंडिया में 4 बार चुनाव हुए, इसी कोalition की वजह से कोई भी स्टेबल सरकार नहीं हो पाती है। ग्रेजुअली हमने मैच्योर किया, मैच्योर हुए, हमारे कोलिशन को चलाने में भी हमारी मैच्योरिटी हुई, समझ बढ़ी, डेवलप हुई। तो उसके बाद यूपीए 1, यूपीए 2, एनडीए, ये सब सरकारें जो चली हैं, 5 साल का टर्म पूरा किया है। तो नेपाल अभी तक इसी से जूझ रहा है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को जो उसने चुना है, मिक्स सिस्टम, लिस्ट सिस्टम प्लस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इस दोनों सिस्टम की वजह से वहां पे मेजॉरिटी अभी तक कोई सरकार सिंगल हैंडेडली नहीं लेके आ पाई है। अब जब इतने फैक्शंस हैं, आइडियोलॉजिकल लोग डिवीजन है, तो कैसे आपस में एक साथ मिलके, तो जब कोलिशन होता है तो ऑब्वियसली इट इज मोर डेमोक्रेटिक, जहां पे आप डिसीजन कंसेंसस के साथ बिल्ड करते हैं आपस में, कम्युनिकेशन, डिबेट्स एंड डिस्कशन, और फिर एक कॉमन एजेंडा आप तय करते हैं जिसके ऊपर सबकी सहमति हो, कंसेंसस हो। लेकिन फिर डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है, सरकार इनस्टेबल हो जाती है, फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट, तो एक विजन पे आप काम नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इसमें नुकसान है। तो नेपाल में यही पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, अभी तो नया डेमोक्रेसी है, नया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी वजह से भी और धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी। अभी स्टेबिलिटी आई नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, सबसे मेजर रीजन आप कह सकते हैं कि
लोगों के ड्रीम्स के विजन को जिसको वो उम्मीद करके रिवोल्ट किए थे, मोनार्की को हटाए थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, डेमोक्रेसी फुल्ली स्टेब्लिश नहीं हो पाया। अब देखते हैं हम लोग कि इस क्राइसिस का इम्पैक्ट हमारे देश पे क्या है, क्योंकि हम ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। ओपन बॉर्डर शेयर करने की वजह से आप देख सकते हैं कि कई सारे समस्याएं हों। तो ओपन बॉर्डर शेयर करने के लिए हम 1950 1950 में नेपाल के साथ हमने ट्रीटी किया। नेपाल के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। पहले इंडिया और चाइना के बीच में बफर स्टेट के रूप में तिब्बत था, लेकिन चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया। तो वो जो बफर इंडिया और चाइना के बीच में था वो समाप्त हो गया, उसका एंड हो गया, और इंडिया चाइना चाइना जो है इंडिया के करीब आ गया। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज हो गया कि तिब्बत जो एक सेफ जोन था, सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करता, बफर था, वो अब चाइना हमारे बॉर्डर्स पे पहुंच गया। चाइना हमसे बॉर्डर शेयर करने लगा, जो कि बॉर्डर कभी नहीं शेयर करता था। तिब्बत एक ऑटोनोमस एरिया था, ऑटोनोमस जोन था, और इंडिया के साथ फ्रेंडली टाइज थे उसके। अब आप मिडिल रेंज में देखेंगे तो नेपाल आज के डेट में वैसे ही बफर जोन के रूप में काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। नेपाल चाइना के साथ ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के साथ 1600 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के 5 स्टेट्स नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, अ, सिक्किम, ये सारे नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक बफर है, उसके नॉर्थ में हिमालय है, हिमालय के उस पार तिब्बत है। तो तिब्बत से नेचुरल कनेक्शन नेपाल का नहीं है, हिली टेरेन है तो डिफिकल्ट है उनका कल्चरल कनेक्ट होना नेपाल के साथ। तो उनका जो कनेक्शन है, कल्चरल जो कनेक्शन है, वो इंडिया के साथ है। इंडिया नेपाल के जो रिलेशन है वहाँ पे सीता जी का जन्म भी कहते हैं उधर से हुआ, बुद्ध भगवान बुद्ध का भी जन्म नेपाल में हुआ। नेपाल से हमारे यहाँ रिलेशंस रहे हैं, वहाँ के राजाओं की शादियाँ इंडिया में होती थी। तो इंडिया से दे आर कल्चरली लिंक्ड, और हिंदू स्टेट, हिंदू राज्य रहा कई सालों तक। 2008 में जब डेमोक्रेसी हुई तो हिंदू राष्ट्र से उसको सेक्युलर स्टेट बना दिया गया। तो उनका कल्चर भी सेम है, पूजा की विधि भी सेम है, हम लोग पूजा पाठ, रिलीजन, कल्चरली हम लोग कनेक्टेड हैं। तो मोर लीनिंग टुवर्ड्स इंडिया होना चाहिए, बट समहाउ वहाँ पे माओ पार्टी जो एमर्ज होती है, कम्युनिस्ट पार्टी एमर्ज होती है, मोर लीनिंग टूवर्ड्स चाइना, चाइना से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाइना से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब वो कल्चरली तो लिंक्ड है इंडिया से, अब चाइना भी अपने इकोनॉमिक और पोजीशन, और आज की डेट में वो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मामले में या मिलिट्री के मामले में इकोनॉमिकली बहुत एडवांस्ड नेशन है। उसके पास एक लेवरेज है कि कैसे वो पूरे एरिया में डोमिनेंस एस्टेब्लिश करे। नेपाल में भी उसने कल्चरल कनेक्ट बनाने के लिए कई सारे लैंग्वेज सेंटर्स, अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट, पूरी तरह से कल्चरल कनेक्ट बनाने की कोशिश। चाइनीज सेंटर्स वहाँ पे खुले हुए हैं जो लैंग्वेज की ट्रेनिंग देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं वहाँ पे। चाइना के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा नेपाल में एंटर कर चुके हैं। तो चाइना इज ट्राइंग टू लिंक कल्चरली नेपाल विथ इंडिया, जो कि नेचुरली लिंक्ड है कहाँ से, इंडिया से। तो इंडिया के पास एक लेवरेज है कि नेचुरल हमारा कनेक्शन है। तो 1950 के उसी ट्रीटी में क्या किया गया कि बफर स्टेट वो बना रहे चाइना और इंडिया के बीच में, एक न्यूट्रल स्टेट रहे, ताकि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो हमने 1950 में नेपाल के साथ ट्रीटी की। ट्रीटी में हमने कहा कि हम ओपन बॉर्डर रखेंगे। ओपन बॉर्डर रखेंगे यानी आपके लोग हमारे पास आ सकते हैं, हमारे लोग आपके पास जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, हमारे लोग भी वहाँ जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। हमने तो यहाँ तक रखा है कि नेपाली लोगों को हम इंडिया में जॉब भी देते हैं। गोरखा रेजीम, गोरखा हमारे पास अ, गोरखा एक फोर्स भी है गोरखा के नाम से, गोरखा रेंज आप कह सकते हैं। जैसे कि राजपुताना राइफल्स है, उसी तरह से गोरखा रेंज हमारे पास है, जहाँ पे नेपाल के लोग, ये अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिश के टाइम से ही गोरखा लोगों को हायर करते थे। वो लोग मिलिट्री के लिए, मिलिट्री का अलग विंग गोरखा के नाम से है। नेपाल में कई सारे लोग इंडिया से पेंशन पाते हैं, कई सारे लोग, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशन
बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशन है। तो 1950 में जो ट्रीटी है उसी को एस्टेब्लिश किया गया कि हमारे ओपन बॉर्डर होंगे, एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमी में वहाँ के लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और ताकि ये कोशिश रहे कि ये न्यूट्रल स्टेट बना रहे। ये जब भी आर्म्स सप्लाई लेगा, आर्म्स खरीदेगा, तो इंडिया को इंटीमेट करेगा, इंडिया को बता के, और फिर इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेके आर्म्स खरीदेगा किसी दूसरे देश से, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बॉर्डर हम शेयर करते हैं, चाइना के साथ बफर स्टेट है, तो ये हमारी कोशिश थी। तो उसी तर्ज पे हमने ओपन बॉर्डर रखा है। तो नेपाल में जो क्राइसिस है, तो ओपन बॉर्डर होने का कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, कि वहां पे अगर समस्याएं होंगी तो ओपन बॉर्डर होने के कारण कहीं ना कहीं आग वहां लगी है तो हमारी तक लपटे तो हमारे तक आएंगी ही। तो उसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न हमें है। इंटरनल सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि अगर वहां पे लॉलेसनेस होगा, वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, सरकार अस्थिर होगी, तो समहाउ जहां भी वैक्यूम लॉ का वैक्यूम क्रिएट होता है, वहां पे नए इंसर्जेंट ग्रुप्स, मिलिटेंट्स, क्रिमिनल्स, टेररिस्ट एमर्ज होने लगते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स बढ़ जाएंगे। फेक इंडियन करेंसी की बात हो सकती है, वहां से कई सारे नेटवर्क, हवाला नेटवर्क ऑपरेट करने लगेंगे, इम्प्यूनिटी एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहां पे लॉलेसनेस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो ये इस एरिया में पीस को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे नेपाल में इंस्टेबिलिटी होती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, तो वहाँ पे चाइनीज, पाकिस्तानी एलिमेंट्स सक्रिय हो गए, वैसे ही नेपाल में भी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म होती है, लॉलेसनेस होती है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि वैसा ही हो जाएगा जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। चाइना और अदर राइवल एक्टर्स का रोल यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा आ, हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, ट्रेड डिसरप्शंस, बॉर्डर इश्यूज है, तो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं। हम वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कई सारे हम इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं वहाँ पे नेपाल में। हम अरुण 3 से लेके कई सारे प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं। हमारे बीच का जो ट्रेड है वो $8.5 बिलियन का है। हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप कर रहे हैं। हमारे पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल इनपुट्स टू नेपाल जो है इसी बॉर्डर रूट से होके जाते हैं। नेपाल में जो जो भी इनपुट्स जाते हैं इंडिया से होके जाते हैं। उनका पेट्रोलियम का जो क्रूड ऑयल भी आएगा तो वो भी इंडिया होके जाएगा। तो ये सारे चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होने की वजह से। इंडिया के कुछ आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे चल रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं उनके साथ, जिसमें मेजर बायलैटरल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लाइक अरुण 3, फुकोट, करनाली एंड लोअर अरुण एंड अदर इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा कि जब भी आप इंडिया कोई प्रोजेक्ट लेता है नेपाल में, और मोस्टली आप देखेंगे कि वो स्लो डाउन हो जाता है, उसका ग्रोथ उतना फास्ट तरीके से हम नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। नेपाल में आज भी आप देखिए कि बिजली की क्राइसिस है, पूरे नेपाल में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 नहीं है। और अगर इंडिया वहाँ पे हेल्प करता है, हाइड्रो पावर के जो पोटेंशियल है उसको टैप करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वहाँ 24/7 बिजली ही नहीं आएगी, बल्कि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे कंट्री में सेल भी कर सकता है। तो इससे होगा क्या कि नेपाल के लोगों का गुडविल हमारे फेवर में होगा, कि हम नेपाल के लोगों का वेलफेयर चाहते हैं, वेलबींग चाहते हैं, उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिले, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिले हमारे वहाँ रहने से, हमारे प्रेजेंस से। लेकिन अगर डिले होता है तो हम भी अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करते हैं। डिले होने की वजह से जो गुडविल है, ट्रस्ट डेफिसिट होगा, और गुडविल जो है वो लॉस होगा। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए भी अनसर्टेनिटी हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि वहाँ स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी इंडिया के इंटरेस्ट में है कि वहाँ पीस एंड स्टेबिलिटी हो। स्ट्रेटजिक एंड रीजनल इन्फ्लुएंस, इंडिया जो है इमर्ज होना चाहता है फ्रॉम रीजनल पावर टू मेजर पावर टू ग्रेट पावर। अब आप नेबरहुड को मैनेज करना, इंडिया की अगर कैपेबिलिटी बढ़ती है तो इंडिया से लोग उम्मीद करेंगे कि आप नेबरहुड को एटलीस्ट मैनेज कीजिए, तभी आप ग्लोबल पावर कहलाएंगे, तभी आप ग्लोबल इश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। तो कई सारे स्ट्रेटजिक एंड रीजनल, आप कह सकते हैं कि इंडिया के इन्फ्लुएंस जो है इरोड होगा। सार्क, बिम्स्टेक, सार्क तो ऑलरेडी फेलियर है, बिम्स्टेक में भी नेपाल एक पार्टनर है जिसको हम
फिर से जब नेपाल में क्राइसिस होगा तो बिम्स्टेक में भी नेपाल की भागीदारी को हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया की कैपेबिलिटी पे डाउट होगा, इंडिया के इन्फ्लुएंस पे डाउट होगा कि इंडिया इतना इन्फ्लुएंशियल पावर नहीं है कि नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर कर सके। जो एक और जो सबसे बड़ी बात है कि कभी भी नेपाल में कुछ क्राइसिस होता है या सरकार गिरती है या सरकार जो सरकार थी उसको भाग खड़ा होना पड़ा वहां से, तो वो लोग एलिगेशन लगाते हैं, वो लोग एलिज करते हैं कि इंडिया ने हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पे जनरेट होता है। तो वहाँ की जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग है, वो कहते हैं कि यहाँ पे इंडिया जो है हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, और उसी की वजह से वही मेन रीजन है कि यहाँ पे पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ है। अब देखते हैं हम लोग कि अ, इंडिया इंडिया ने क्या क्या किया है, इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं ताकि हम ये जो इस क्राइसिस में कैसे हम नेपाल के फेथ को जीत सकते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी है सुशीला कार्की, जो वहाँ की चीफ जस्टिस रही थी सुप्रीम कोर्ट की, तो उनके साथ हम इंगेजमेंट किए हैं। मोदी जी ने उनका वेलकम किया, उनके साथ फुल कोऑपरेशन का वादा किया है। तो ये एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि सरकार, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों का गुडविल जीते, वहाँ का फेथ जीते। लेकिन साथ ही साथ होना चाहिए कि सरकार से नहीं, वहाँ के यंग जनरेशन का फेथ हमें जीतने की आवश्यकता है। यंग जनरेशन के गुडविल, फेथ को जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटजिक रीसेट का मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ टीयर वन डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कहते हैं उस पे हम फोकस करने की बजाय पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करेंगे। पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा, पीपल आपस में जो गैप है, ट्रस्ट डेफिसिट है, वो खत्म होगा, तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशन की बात हम कर सकते हैं नेपाल से। जब पीपल टू पीपल बेहतर रिलेशन हो, गुडविल हो, फेथ हो, तो यंगर जनरेशन से ट्रैक टू एंड ट्रैक थ्री डिप्लोमेसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करें, ना कि ओनली फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जी टू जी जो है उससे बढ़ के, आगे बढ़ के पीपल टू पीपल कनेक्शन पे हम ज़्यादा बात करें। तो ये स्ट्रेटजिक रीसेट करने की ज़रूरत है, और तभी हम इंडिया और नेपाल के बीच में बेहतर रिलेशन रख सकते हैं। अब एक और जो इम्पैक्ट होगा कि सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट्स जो हो सकते हैं, कि माइग्रेशन होगा, वहाँ पे क्राइसिस होगा तो वहाँ के लोग इंडिया में आएंगे, बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो हो जाएगा लोगों का। और माइग्रेशन की वजह से जब वहाँ से नेपाल से लोग बॉर्डरिंग स्टेट्स में, नेबरिंग कंट्री में, हमारे यहाँ पे यूपी, बिहार, इन सब जगहों पे आएंगे, तो एक फिर से एथनिक क्राइसिस जैसा सिचुएशन पैदा पैदा होगी, जो जैसे बांग्लादेश के रेफ्यूजी की वजह से आसाम जैसे स्टेट में हुआ, वैसे ही नेपाल की वजह से बॉर्डरिंग जो स्टेट हैं वहाँ पे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, रिसोर्सेज के लिए फाइट होंगे। रिसोर्सेज उतनी ही है, लोग बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गया, ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है यूपी बिहार, और वहाँ ऑलरेडी अगर माइग्रेशन, वहाँ से नेपाल से अगर माइग्रेट होकर लोग यहाँ आके सेटल होने लगे, तो उसी रिसोर्स के ऊपर लोड बढ़ेगा, और फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में। तो इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए अब ऐसे समय में, जैसे कभी भी आप नेबरहुड की बात करें कि इंडिया का अप्रोच क्या होना चाहिए, तो इसमें आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कि दो तीन बातें जो मैं आपको बताऊंगा। कि एक तो गुजराल डॉक्ट्राइन को ध्यान में रखना होगा, कि गुजराल डॉक्ट्राइन जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात हम करते हैं, कि नेबरहुड को हम प्रायोरिटी पे रखेंगे। हम यहाँ नेबरहुड में डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, रादर हम कोशिश करेंगे कि हम बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करें, उनको हम छोटे भाई की तरह ट्रीट करें। क्योंकि इस पूरे रीजन में अगर आप देखें साउथ एशिया में, तो डोमिनेंट पोजीशन इंडिया एंजॉय करता है, नो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक माइट, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री माइट, जोग्राफिकली साइज वाइज सबसे बड़ा कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज हम सबसे बड़े कंट्री हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में देखें तो हमारा रोल सबसे बड़ा है। बाकी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो छोटे कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, स्मॉल नेबर्स हैं। तो उनसे, उनको हमसे उम्मीद होनी चाहिए। तो नेकी कर दरिया में डाल वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि हम उनको उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। जैसे हमने श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पे हमने उन्हें फिनेंशियली हेल्प किया, मॉनेटरी वाइज हेल्प किया,
और ये उम्मीद किए बिना कि वो भी हमें फेवर रिटर्न करें। ये अप्रोच रखना है, बिग ब्रदर की तरह, छोटे भाई की तरह उनको हेल्प करना है। तो जब भी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका जैसे कंट्री की बात आएगी तो हमारा अप्रोच जो होना चाहिए, गुजरात डॉक्ट्राइन को आप याद करेंगे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आप याद करेंगे, बिग ब्रदर की तरह हमें उनको ट्रीट करना है। तो नॉन इंटरफेरेंस, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो अराइज होते हैं, तो हम नॉन इंटरफेरेंस कॉशियस अप्रोच रखेंगे कि ऐसा उनको लगे नहीं कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि वहाँ जो इंटरनल गवर्नमेंट बनी उसको हमने वेलकम किया और फुल सपोर्ट देने की बात की है। बांग्लादेश में जैसे सिचुएशन हुआ कि शेख हसीना के हटने के बाद वहाँ पे एक इमेज बना कि इंडिया सिर्फ शेख हसीना के साथ ही कोऑपरेट करेगा, दूसरी सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। तो वैसा सिचुएशन नेपाल में ना हो। हम स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करेंगे वहाँ पे। जो 5S का जो अप्रोच है, संवाद, सम्मान है, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आता है, 5S अप्रोच, उसको आप ध्यान में रखेंगे। वही हमारा अप्रोच होना चाहिए कि स्टेबिलिटी हो, पीस हो, उनको हम जितना हो सके हेल्प करें। तो हाँ, नेपाल क्राइसिस में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसमें जैसे नेपाल में अगर जो क्राइसिस हुआ है उसमें जो मेन फैक्टर आप अभी तक देखे होंगे कि पॉलिटिकल क्राइसिस ही है, पॉलिटिकल रीजन ही है उस क्राइसिस के पीछे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से होता क्या है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। यंग जनरेशन जो 25 साल से कम के, 30 साल से कम के उम्र के हैं, उनकी पॉपुलेशन वहाँ नेपाल में ज़्यादा है, डेमोग्राफी वहाँ पे यंग है। और यंग लोग अगर फ्रस्ट्रेट होंगे, उनको अगर आप एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन होगा, एंगर होगा और लोग नाराज होंगे। इसी संदर्भ में मैं आपको रश्मि रथी की चंद पंक्तियां सुनाता हूं जो नेपाल के लिए बहुत ही रेलिवेंट है कि नेपाल में जो हुआ है उसके पीछे जो है शासन, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में, तामस बढ़ता गया यदि ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने ही देश में फिर से स्वदेश हारेगा। इसलिए जो भी शासन में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको प्रजा का वेलबींग, उनके उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको रिवार्ड देना, उनको जस्टिस देना, ये अगर आप काम नहीं करेंगे तो समहाउ आपको जनता सरकार से उखाड़ के फेंक देगी और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ये सभी सरकारों के लिए, सभी देश के जो भी गवर्नमेंट हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि हम प्रो पीपल काम करें, लोगों के वेलबींग के काम करें, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करने के लिए और अपने फैमिली और मेंबर्स के वेलबींग के लिए काम करें। करप्शन से फ्री करें, गुड गवर्नेंस हम लेके आए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें। हम भी आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।